शुरू करते हैं. Here I go to the shoulder joint. Now, in the morning discussion, we have discussed about the shoulder joint, or in the morning, we have seen that what we have discussed about shoulder joint, that एक थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अबाउट द शोल्डर जॉइंट जो हमने सुबह के टाइम डिस्कस किया था कि हमने ये कैविटी देखी थी इसकी शोल्डर जॉइंट की, और इस कैविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि ग्लीनाइट प्रोसेस ऑफ द ग्लीनाइट कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस. फिर हमने इनका सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस है. फिर हमने इसका देखा था टाइप कौन सी है, साइनोवियल है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है, और स्टेबिलिटी इसकी कंप्रोमाइज होती है बिकॉज ऑफ मोबिलिटी. जहाँ पे भी जॉइंट की मोबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे इसकी स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट विल बी कंप्रोमाइज्ड. और एक और रीजन इसकी ये है कि जो अपने माइक बेटा आवाज नहीं आ रही सर क्लियर. जरा अपने ना माइक इनके कहें माइक ऑफ कर लेंगे ना तो फिर आपको आवाज क्लियर आएगी. तो ये असल में काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर. तो हम बात कर रहे थे कि जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट हो ना किसी भी जॉइंट की, वहां पे स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज होती है. और एक और चीज जो ये कि ये हेड का सर्कमफ्रेंस ज्यादा है और ग्लिनाइट कैविटी जो है वो ग्लिनाइट लैब्रम से मार्जिन पे देखे कि वो ग्लिनाइट लैब्रम है जिससे कैविटी 50% तक डीपन हो जाती है. बट स्टिल जो हेड है वो लार्जर है देन दी 3 टाइम्स लार्जर. इसमें एक और अल्लाह ताला की तरफ से देखें खूबी जो है इसकी बनावट में, दैट रेंज ऑफ मूवमेंट इज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस डिसप्रोपोर्शन. अगर ये पूरी की पूरी बॉल इस सॉकेट में फिट होती तो जो फ्लेक्शन की रेंज है दैट विल बी लिमिटेड, लेस देन 50% वो रह जाती. अब 90 डिग्री तक अगर हम कर लेते हैं इसकी फ्लेक्शन 120 डिग्री तक, तो हो सकता है कि अगर ये बॉल पूरी की पूरी इसमें फिट होती then we will not be able to flex our upper limb more than 50%. तो ये नेचर ने जो बनाया अल्लाह ताला ने प्रोपोर्शन के साथ कुछ ना कुछ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया. तो ये भी एक रीजन है कि why there is disproportion of head and glenite cavity. ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है. तो लेब्रम ने क्या किया था, 50% तक इसकी जो डेप्थ इंक्रीज करके जॉइंट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी इंक्रीज की थी. ठीक है ना. और फिर हमने इसमें नोट किया था, ये इसकी अटैचमेंट के साथ हमने नोट किया था कि इंफीरियरली कैप्सूल जो है वो लैक्स करता है. और हमने एक डायग्राम में देखा था कि ये इस डायग्राम में कि ये नीचे जो है ना फोल्ड ऑफ कैप्सूल इंफीरियर. फिर लिगामेंट्स हमने देखे थे कि लिगामेंट्स क्रोको ह्यूमरल लिगामेंट, फिर ये तीन लिगामेंट सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लिगामेंट, ये ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये अपने नाम से ही एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी अटैचमेंट कहाँ कहाँ होगी. तैमूर बेटा अपना माइक ऑफ करो बेटा. तमीर साहब कहीं ऑन करके चले गए हैं शायद. ओके. अब हमने ये फिर डिफरेंट डायग्राम्स देखी थी जो कि लिगामेंट्स की थी. फिर हमने इसके रिलेशंस में पहुंचे थे कि इसके, मैंने ये कहा था कि आपके जिम्मे ये टास्क लगाई थी
बेटा माइक ऑफ करो अपने। अच्छा, ये मैंने आपके जिम्मे एक टास्क लगे, ये आप इसको ड्रॉ करेंगे अपने अपनी कॉपियों पे, और देन आई विल चेक देम, इसके रिलेशंस एंटीरियर पोस्टीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर रिलेशंस, ये चार ही बनेंगे। इसका मीडियल लैटरल रिलेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि लैटरली हेड ऑफ ह्यूमरस है और मीडियली ग्लीनाइड कैविटी है इटसेल्फ। तो जॉइंट के रिलेशन बनेंगे सुपीरियर इंफीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक हो गया। फिर हमने ये देखा था, जब हम पहुंचे थे इसकी आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई पे, मेन जो है ऑक्सिलरी नर्व है, फिर सुप्रास्कैपुलर नर्व भी आ जाती है इसमें, क्योंकि वो भी इसके पास से गुजर रही है। आर्टरी में देखें, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये इसको टेक पार्ट करेंगी ब्लड सप्लाई में, क्योंकि ये जॉइंट के पास से गुजर रही हैं, इसलिए ये इसमें टेक पार्ट करेंगी। यहां तक हम पहुंचे थे कि इंटेग्रेटेड फंक्शन ऑफ ये शोल्डर कॉम्प्लेक्स। इंटेग्रेटेड क्यों मैंने कहा, और इसी जॉइंट में क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपर लिम्ब की मूवमेंट बाकी जॉइंट से, ये शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बाकी जॉइंट के लिहाज से बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। हम अपना आर्म जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज कंपेयर्डली। तो इसमें जो है कि ये क्योंकि जॉइंट है स्कैपुला, और स्कैपुला ज्वाइन करती है फिर ह्यूमरस क्लेविकल को, और क्लेविकल फिर ज्वाइन करती है ये आपकी चेस्ट वॉल को। ये मैं एडमिट कर लूं इनको। फिर चेस्ट वॉल को ज्वाइन करती है थ्रू स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब ये सारे जॉइंट एट वन टाइम जब मूव करते हैं तो वो इंटेग्रेटेड मूव होते। इट्स नॉट द सिंपल मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। whenever shoulder joint will move, it will cause some movement over the scapulothorax, acromioclavicular and clavicular sternoclavicular joint। ठीक है ना। अब ये देखें, स्कैपुलर अपवर्ड रोटेशन 60 डिग्री तक है, फिर not only upward but also posteriorly tip to the 30 डिग्री, यानी कि टिप इसकी फिर मूव करती है अप टू 30 डिग्री। फिर ग्लिनोह्यूमरल कंट्रीब्यूशन जो है 100 to 120 फ्लेक्शन एंड 90 to 120 डिग्री ऑफ एबडक्शन। इसमें दोनों में ये टोटल मूवमेंट जो जब हम एलिवेट करते हैं तो उसमें होती है 150 टू 180 डिग्री की। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इट इज नॉट सपोज टू बी memorized or known by you. It should be regarding to the specialty. But what I want to tell you people is that there should be a little bit of concept कि there जब भी ये मूवमेंट होगी, आपको इतना कंसेप्ट तो हो कि शोल्डर जॉइंट की जब मूवमेंट होगी उसके साथ स्कैपुला की मूवमेंट भी होगी। स्कैपुला की मूवमेंट कहाँ होती है? स्कैपुलोथोरैक्स जॉइंट पे। साथ ही स्कैपुला के थ्रू एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे भी मूवमेंट होगी और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे भी मूवमेंट होगी। और ये जो स्टर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमियोक्लेविकुलर और शोल्डर जॉइंट, ये तीनों साइनोवियल हैं। स्कैपुलोथोरैक्स जॉइंट इज नॉट अ ट्रू जॉइंट। तो वो चेस्ट वॉल का स्कैपुला की इंटीरियर सरफेस के साथ जो मूवमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं स्कैपुलोथोरैक्स जॉइंट, जो कि नॉट ट्रू जॉइंट नहीं है वो। ठीक है जी। अब ये एक इन्होंने ये डायग्राम के थ्रू, अगर आप इसी डायग्राम के थ्रू समझ लें तो फिर आप देखें कि ये एबडक्शन हो रही है 180 की, इसके साथ ये 30 डिग्री की मूवमेंट हो रही है स्कैपुला पे, यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे, फिर यही मूवमेंट ट्रांसमिट होती है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे, और यहाँ पे भी 30 डिग्री की मूवमेंट हो रही है। स्कैपुला की रोटेशन में ये जो यहाँ की इसका इंफीरियर एंगल है, इसकी मूवमेंट देखें तो वो 60 डिग्री तक मूवमेंट है। तो टोटल ये हो गया 60 और ये 30, 90 डिग्री की ये मूवमेंट होगी और 30 डिग्री की है। आप सिर्फ आर्म मूव कर रहे हैं, एबडक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ये 15 डिग्री से 120 डिग्री की और
यानी 90 डिग्री से 120 डिग्री तक आप लेके गए हैं, टोटल होगी 180 डिग्री की मूवमेंट, जो कि आपकी, आप कोई भी चीज पकड़ते हैं, आपने कहीं ऊपर चीज रखी हुई है, तो आप जब उसको पकड़ते हैं या आपने बाथरूम की कुंडी खोलनी हो, तो आप अपना आर्म एबडक्ट करके ऊपर ओवरहेड ले जाते हैं, 180 डिग्री की मूवमेंट करते हैं। तो वो उस मूवमेंट में सिर्फ ये नहीं कि शोल्डर जॉइंट मूव कर रहा है, इसके साथ इंटीग्रेटेड मूवमेंट स्कैपुला की और क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की हो रही है। ये कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो अगर ये याद रह जाए तो ये होता है, इसका फायदा ये होता है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, दूसरा ये होता है कि एग्जाम में जब आपको मोर देन हैवी आपको नंबर चाहिए होते हैं, यानी डिस्टिंक्शन की तरफ जा रहे होते हैं, तो यू आर सपोज टू कि ये कॉमन सेंस की चीजें कुछ आपको आनी चाहिए। जब आप इससे ऊपर जाते हैं, पासिंग लेवल से आप ऊपर जाके मोर देन 80 90% नंबर तक पहुंचते हैं, सो ये इन चीजों का कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया? अब ये है कि हम मूवमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। तो मूवमेंट वही है, फ्लेक्शन है, 135 डिग्री तक का, इससे देखें आगे लिमिटेड हो जाती है फ्लेक्शन। आप करके देखें, आप सिर्फ 135 डिग्री तक जा सकते हैं। एक्सटेंशन उससे भी कम है, 45 टू 60 डिग्री, उससे ज्यादा एक्सटेंशन आप कर ही नहीं सकते। हाँ, बाकी अगर फ्लेक्स्ड पोजीशन से जब आप एक्सटेंशन में जाएंगे, तो वो डिग्री बढ़ जाएगी। यानी 45 डिग्री से जब आप वापस जाएंगे 60 डिग्री तक, तो वो एक्सटेंशन कहते हैं। एबडक्शन जीरो, जब आपका जीरो लेवल जो है, जब आपका आर्म इज विद द थोरेक्स, यानी आपकी बॉडी के साथ लगा है, वहां से जब आप उसको एलिवेट करते हैं लैटरली, यानी एबडक्ट करते हैं, 180 डिग्री तक टोटल एबडक्शन आपकी पॉसिबल होती है। वहां से आप क्या करते हैं, अडक्ट करते हैं और वापस जीरो लेवल तक आते हैं। 180 डिग्री से वापस जब आएंगे, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज एडक्शन। फिर मीडियल रोटेशन है, लैटरल रोटेशन है, ये 90 डिग्री तक, और ये फिर 0 से 90 डिग्री तक लैटरल रोटेशन है। सरकमडक्शन सारी मूवमेंट की जो है रेपिटेशन है, यानी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल, लैटरल रोटेशन, सबको जब कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगी सरकमडक्शन। और इसका जो है ना, वो आप जब बॉलिंग कराते हैं या आप खेलते हैं, तो हाथ को जब घुमाते हैं, तो देन सरकमडक्शन इज कैन बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक हो गया जनाब? अब यह है कि फ्लेक्शन में मसल कौन कौन से होंगे, इसके लिए मैंने मल्टीपल स्लाइड्स रखी हैं। ये देखिए, ये फ्लेक्शन हो रही है और इसमें पेक्ट मेजर, डेल्टाइड के एंटीरियर फाइबर्स, क्रेकोब्रेकियलिस के भी कुछ फाइबर्स आ जाएंगे, और बाइसेप्स का, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि इसका जो टेंडन है वो इंट्रा आर्टिकुलर गुजर के, हमने कहा देखा था डायग्राम में, बड़ी प्यारी ये, तो ये देखे ना, ये ओवर द जॉइंट जाके यहाँ पे इसकी ये है ओरिजिन जो होती है, ये क्या कहते हैं, सुप्राग्रीनाइट ट्यूबरकल से। तो ये जॉइंट इंट्रा आर्टिकुलर है, लेकिन इसकी जो पैसेज है वो ओवर द जॉइंट है, तो ये जब ये एक्ट करेगा तो ये भी फ्लेक्शन तो करेगा ना। यस, ऑब्वियसली ये फ्लेक्शन करेगा, क्योंकि ये ग्रूव जो है, इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव, ये एंटीरियरली पड़ी हुई है। ठीक हो गया जनाब? तो ये हमें समझ आ गया कि बाइसेप्स क्यों करेगा फ्लेक्शन, चाहे मिनिमम करेगा, करेगा जरूर, क्योंकि बाइसेप्स का मेन एक्शन जो है वो तो फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट है, और सुपिनेशन और प्रोनेशन से सुपिनेशन, सुपिनेटर है। सो दैट वी विल सी। अब आते हैं, अब भाई बेटा आवाज बंद। अब एक्सटेंशन में डेल्टाइड के पोस्टीरियर फाइबर, एक्सटेंशन क्या हुई फिर, फ्रॉम द फ्लेक्स्ड पोजीशन बैकवर्ड मूवमेंट, एक्सटेंशन। और ये एक्सिस देख रहे हैं आप, ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इसमें डेल्टाइड के पोस्टीरियर फाइबर, टीरीज मेजर और लेटिसमस डॉर्सी, ये वाले पार्ट, और जो कह रहा है कि पेक्ट मेजर के जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है, यानी फ्लेक्स्ड पोजीशन से जब वापस आएगा, तो पेक्ट मेजर का जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है वो प्ले करेगा। एक और डायग्राम देखते हैं।
ये वाली डायग्राम, ये देखें फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन हो रही है, ये एक्सटेंशन हो रही है, और इसमें मूवमेंट मेन मसल्स है, कुछ एक्सेसरी है। मेन इसमें देखें, ये क्लेविकुलर हेड ऑफ द पेक मेजर और एंटीरियर फाइबर और डेल्टा, दे आर मेजर फ्लेक्सर्स। एक्सेसरी में कहता है कोराकोब्रेकियलिस और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, जो हमने देखा। एक्सटेंशन में फिर देखें पोस्टीरियर फाइबर डेल्टा, लेटिस्मस डॉर्सी, ये मेन मसल हो गए। जो उसके साथ एक्सेसरी मसल्स हैं वो टीरीज मेजर, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और फिर उसके साथ स्टर्नोकॉस्टल हेड ऑफ द पेक्ट मेजर। तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी इसकी। फिर ये देखें मीडियल रोटेशन, फिर और लैटरल रोटेशन होगी। मीडियल रोटेशन में जो जो जिस तरह इंसर्शन होगी, पेक्ट मेजर की एंटीरियर प्लेस्ड है मीडियल रोटेशन, एंटीरियर फाइबर डेल्टाइड लेटिस्मस डॉर्साई की जिस तरह से वाइंड अराउंड करके आता है टीरीज मेजर के, वो भी मीडियल रोटेशन करेगा। जिस तरह अटैच है टीरीज मेजर, वो भी मीडियल रोटेशन करेगा, और सबस्कैपुलरिस भी, क्योंकि वो सबस्कैपुलर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से आके लेसर ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट होता है, तो उसकी डायरेक्शन ऑफ फाइबर देखें तो वो भी मीडियल रोटेशन करेगा। लैटरल रोटेशन में फिर जो कि रोटेटर कफ है ऊपर पड़ी, इंफ्रास्पाइनस टीरीज माइनर और सुपरास्पाइनस, यहाँ देखें यहाँ नहीं है, क्योंकि वो इनिशियल एबडक्शन करता है, इनिशियल 15 डिग्रीज की। ये पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टाइड, ये भी लैटरल रोटेशन करेंगे। अब इसमें ये देखें, ये मीडियल लैटरल रोटेशन के ये मसल्स ये परफॉर्म करके भी दिखा रहे हैं, और ये मीडियल रोटेशन होगी और ये लैटरल रोटेशन होगी। और फिर इसमें ये मसल्स हैं जो कि एक्सेसरी मसल कह रहे हैं, सबस्कैपुलरिस होता है। मैंने ये दो इसलिए चुनी थी कि ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। अब रह गया एबडक्शन, और ये देखिए 0 to 30 डिग्री, कुछ कहते हैं 15 डिग्री तक, तो ये वेरी करता है, इसको छोड़े। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फ्रॉम 0 ऑनवर्ड 30, 15, 20, 25 जो भी कह लें आप, तो वहां से एबडक्शन डेल्टॉइड नहीं करेगा, बल्कि सुपरस्पाइनस करेगा। फिर इसके मिडल फाइबर जो हैं इसके साथ मिलते हैं, तो वो फिर 0 से 90 डिग्री तक, यानी 30 से 90 डिग्री तक डेल्टाइड टेक पार्ट कर जाएगा। फिर serratus anterior trapezius 90 to 180 degree, they will be accessory muscles, they will help, they will not cause the abduction but they will help। वो उसका मैकेनिज्म, ये फिर हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह वो स्कैपुला को मूव करेगा, इसकी जो है ना क्या कहते हैं प्रोट्रैक्शन के साथ साथ इसकी जो रोटेशन करेगा, अपवर्ड रोटेशन करेगा, तो उससे जो ग्रीनाइट कैविटी स्पेयर होगी और हेड ऑफ ह्यूमरस अकोमोडेटेगा, तो वो दोनों फंक्शन serratus anterior trapezius के हैं। फिर ये एडक्शन है, उसमें जो कि वापस लाना है, तो वापस जो है पेक्ट मेजर, लेटिस्मस डॉर्सी, टीरीज मेजर, कोराकोब्रेकियलिस, बाइसेप्स के शॉर्ट हेड, ये सारे फिर उसको एबडक्शन से वापस लेके आ रहे हैं। ये वो जो है ना वो दूसरी स्लाइड, इसमें एबडक्शन और एडक्शन देखें। ये एबडक्शन में एडक्शन में तो पेक्ट मेजर, लेटिस्मस डॉर्सी, बाइसेप्स का शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये मेन जो है ना एडक्शन के ये हैं। जो एसेसरी टीरीज मेजर और कोराकोब्रेकियलिस, जो एबडक्शन है उसमें डेल्टाइड आ गया, सुपरास्पाइनेटस, और ये serratus anterior और ट्रेपीजियस। याद रहे यहाँ फिर कि जब ये कोई कोई हर एग्जामिनर, ये आप ठीक है अगर आपसे कहे कि ओवरहेड एबडक्शन के मसल, तो वो कहेंगे serratus anterior या और ट्रेपीजियस। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर दे विल एक्सेप्ट। अब कोई एग्जामिनर डिफरेंट भी हो सकता है, वो कहता है कि जी ठीक है, if they are the abductors, prove their insertion over the humerus। ह्यूमरस पे इसकी कहा इंसर्शन होती है serratus anterior की या ट्रेपीजियस की, वो दिखाएं फिर कहा है। क्योंकि जो जॉइंट को ये हेल्पफुल तो हो सकते हैं थ्रू स्कैपुला, बट दे कैन नॉट बी ट्रू एबडक्टर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। तो इसलिए है कि अगर मोस्टली मतलब लेमैन में अगर आप क्या भी देंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन वही बात वही आ गई
कि जब एग्जामिनर चेक करता है कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी क्या है, कॉमन सेंस यूज करता है नहीं करता, या ये कितनी स्टेबिलिटी है, तो फिर वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे करेगा टू गिव यू मोर नंबर्स फॉर दी, के आप जो है आप डिस्टिंक्शन के आप हकदार हैं। अच्छा, ये आप तीनों एक्सिस को जब कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगा सरकमडक्शन, सारे मसल्स की मूवमेंट। ये देखें, ये सरकमडक्शन हो रही है, बॉलिंग में भी ऐसा ही होता है, सरकमडक्शन, सब के सब सर्कल बनाना। अब इसमें आ गए क्लिनिकल्स। अब ये है कि ये हमने देखा था कि सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू C3 C4 है। अब ये जो असल में होता है ये है कि अब्डोमेन के साथ रिलेटेड है। अब ये होता है कि मैं बैक पे जाऊं कि जो फ्रेनिक नर्व है उसकी रूट वैल्यू भी C3 C4 C5 है। अब वो करती है डायफ्राम को सप्लाई। अब डायफ्राम पे इंफ्लेमेशन हुई, उससे फ्रेनिक नर्व ने तो यहीं से कलेक्ट करनी है ना सेंसेशन, और यही वैल्यू है रूट वैल्यू किसकी, सुप्रास्कैपुलर नर्व की। अब जब ये दोनों डर्माटोम आपस में कोइंसाइड करते हैं तो जो पेन होती है डायफ्राम की, दैट इज रेफर टू द टिप ऑफ शोल्डर। ठीक है ना? तो ये क्योंकि इनका लेवल, स्पाइनल लेवल दोनों का, C3 C4 फ्रेनिक नर्व का और सुप्राक्लेविकुलर नर्व का एक ही है, तो इस लेवल पे दोनों डर्माटोमल ओवरलैप, यहाँ पे वो डर्माटोमल ओवरलैप तो नहीं कहेंगे, वो और चीज है, बट यहाँ पे स्पाइनल लेवल क्योंकि दोनों का एक तरफ है, एक है C3 C4, तो फिर यहाँ पे रेफर्ड पेन कहाँ से, डायफ्राम से, प्लूरा से, पेरिटोनियम से, वो रेफर पेन हमें फील होगी टिप ऑफ शोल्डर पे। ऐसा हो सकता है कि आप इमरजेंसी में खड़े हो तो एक पेशेंट आए जो कि कहे कि मेरे जी एक तो मुझे सांस का भी मसला है और मुझे लोअर चेस्ट में पेन है, लेकिन मेरे टिप ऑफ शोल्डर में भी पेन है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जनाब डायफ्राम के पास पास कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको ये रेफर्ड पेन टिप ऑफ शोल्डर पे आ रही है। ठीक हो गया। अब इसमें यह है कि इसमें ये पेनफुल शोल्डर डिसलोकेशन हो जाती है। हाउ इट काजेस, ये डिसलोकेशन शो कराएगी। ये यहाँ पे ये देखें तो ये तो वो होगी ना क्लेविकल, यहाँ पे ये एक ऐसे लग रहा है कि जैसे स्वेलिंग सी हो, कोई चीज बाहर निकली हुई है। अब ये जो निकली चीज है एक्चुअली इट इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि प्रोट्रूड कर रहा है एंटीरियरली। So it means it is dislocation of shoulder joint. यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं पॉसिबल होगी, अडक्टेड होगा आर्म, एबडक्ट भी नहीं हो सकता, और फिर पेनफुल होगा, तो ये हो गई एंटीरियर डिसलोकेशन। एक्सरे में हमें इस तरह नजर आएगी कि ये ग्लिनाइड कैविटी से बाहर निकला हुआ हमें सर नजर आए, इसका हेड ऑफ ह्यूमरस जो है इट विल बी आउट ऑफ दिस ग्लिनाइड कैविटी। एक्सरे पे हमें इस तरह नजर आएगा। ये इसका जो अपोज नहीं करेगा टू द, यहाँ पे देखे ना ये ग्लिनाइड कैविटी का मार्जिन है और ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो ये दे आर नॉट इन द सेम प्लेन, सो इट मींस देयर इज डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। और ये क्योंकि मोस्टली अकर्स इंफीरियरली बट इट इज नेम्ड क्लिनिकली एज एंटीरियर। क्यों? क्योंकि ये जो इसकी स्वेलिंग है वो इंफीरियरली नहीं बल्कि हमें एंटीरियरली नजर आती है इस तरह से, क्योंकि ये आप यूं कह ले एंट्रो इंफीरियर डिसलोकेशन होती है, क्योंकि जो इसकी जो कमजोर इसकी है कैप्सूल, वो इंफीरियरली ज्यादा वीक है, इंफीरियरली ज्यादा वीक है, लेकिन इसको क्लिनिकली क्या कहते हैं, एंटीरियर डिसलोकेशन। वहां पे हमने एक स्लाइड में आपको दिखाया था, मैंने इस पीछे ले जाता हूं, तो वो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था रिलेशंस में कि ये पड़ी हुई है एक्सिलरी नर्व, तो अगर ये डिसलोकेशन होती है
तो ये नर्व डैमेज हो सकती है। तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी तो एक्सिलरी नर्व सप्लाई किसको करती है? डेल्टाइड को और उसके साथ पेक्ट माइनर को। इसका मतलब है कि दोनों मसल पैरालाइज हो जाएंगे, एक्सिलरी नर्व अगर डैमेज होगी। और उसके साथ जो स्किन है, डेल्टाइड के ऊपर जो स्किन है, वो भी एनेस्थीसिया उसमें हो जाएगा, वो भी उसमें भी सेंसेशन फील नहीं होगी। तो अगर इंफीरियर डिस्लोकेशन में उसके साथ हमें ये भी चेक करना होता है कि आया इसकी एक्चुअली नर्व डैमेज तो नहीं हुई, उसको देखना होता है। तो इंटीरियर डिस्लोकेशन में हमें ये देखना है कि उसकी नर्व डैमेज तो नहीं हुई। जब हमने ये देख लिया तो अब ये है कि ये दिस इज अ मेथड जिससे जो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर है उसको रिलीव किया जाता है। पेशेंट को हल्का सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये इसका आर्म जो है हैंग डाउन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड हैंग डाउन टेक्निक। और भी टेक्निक्स हैं जिससे शोल्डर जॉइंट को डिसलोकेशन को ठीक किया जाता है। फिर इसमें है कि पोस्टीरियर डिसलोकेशन भी हो सकती है, बट इट इज रेयर, बहुत कम है। यानी को कोई बहुत उसको शॉक पहुंचे या वो उसको एपिलेप्सी हो गिर गया है तो विग्रस मसल कंट्रैक्शन उसी से हो सकता है, अदरवाइज वेरी रेयर पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ये देखें इंफीरियर डिसलोकेशन का उसने मैकेनिज्म दिखाया है कि कैसे इंफीरियर डिसलोकेशन हो सकती है। और वो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल लैक है तो ये हेड डिसलोकेट कर जाएगा इंफीरियरली। ठीक हो गया। अब ये है कि जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वो है फ्रोजन शोल्डर। हर दूसरे घर में आपको इसके पेशेंट मिले जाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि स्लाइड सी मूवमेंट करते हैं हम अपर लिम्ब की तो हमारे शोल्डर में पेन होता है। उसका दूसरा नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कैप्सूल जो है और उसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। उसकी वजह से स्लाइड सी मूवमेंट भी हो तो वो पेन करती है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो सकती है बट इट विल टेक इयर्स। और ये फिजियोथेरेपी के लिए तो बहुत ही, यानी कि बहुत पेशेंट फिजियोथेरेपी के हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर के साथ होते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर है। इसमें ये उसके पेन का एरिया है। ये उसकी काज दिखाई कि यहाँ पे टीयर आ गया किसमें, इसके कैप्सूल में। The built-up scar of connective tissue restricts the movement inside the joint, resulting in pain and severity, limiting the movements. ये वो frozen shoulder इसको कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? Adhesive capsulitis। कैप्सूल जो जॉइंट कैप्सूल है, आइटस इन्फ्लेमेशन, इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। मैं बहुत ज्यादा क्लिनिकल पे नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर स्पेशलिटी हो जाती है आर्थो वाली। तो वो बाकी आपको कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, बाकी आप सीखेंगे जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए, हमें इतना ही काफी है। पेनफुल, इसमें 3 स्टेजेस है, 1 2 3। पहली में सिर्फ जॉइंट स्टिफ हुआ और फिर उसके बाद पेनफुल हो गया, मूवमेंट लिमिटेड हो गई। सेकंड स्टेज में ज्यादा स्टिफ हो गया, जरा सा भी उसको लगा वो पेन शुरू हो गई और लिमिट वर्सन हो गई कंडीशन। और ये थर्ड स्टेज में ये होता है कि शोल्डर मूवमेंट बिगिंस टू इम्प्रूव। जब तीसरी स्टेज है तो उसमें फिर इंप्रूव करना शुरू कर देती हैं सिम्टम्स। ये एक और चीज, एक्रोमियो क्लेविकुलर सेपरेशन, एक्रोमियो क्लेविकुलर सेपरेशन, ये एक्रोमिया ना, यहाँ पे ये देखे टीयर आया हुआ है, इसके भी ग्रेड्स होते हैं। इसकी भी अगर होगी तो वो भी, इसकी पेन भी शोल्डर जॉइंट पे होगी। या इसके साथ ये देखे कुरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ये इसका ट्रेपेजॉइड पार्ट और इसका वो क्या कहते हैं कोरोनाइड पार्ट, दोनों। ये देखें ये इसमें टियर आया हुआ है तो इसमें ये प्रेजेंट कर सकती है पेन इन दी शोल्डर जॉइंट। इसके भी 3 ग्रेड है। हमने ये पढ़ा था कि बर्सा सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा सब अक्रोमियल बर्सा, यानी अक्रोमियन के नीचे ये बर्सा पड़ा हुआ है इसकी। या ये हमने पढ़ा था ये टेंडिनस बर्सा ऑफ दी सबस्कैपुलरिस। इनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, बर्साइटिस। ये भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन इनके अंदर हो सकती है, ट्रॉमा के वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है।
तो रिपीटेड ट्रामा या ये कि मूवमेंट के दौरान ये जॉइंट के अंदर आ गया तो उससे हो सकती है। तो इससे भी पेन होगी बर्साइटस, सब डेल्टॉइड बर्साइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ सब एक्रोमियल बल्सा। तो ये देखें आप, ये इसमें वो बर्साइटिस होगा। ट्रीटमेंट जो है ना, मोस्टली इसमें स्टीरॉइड देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड देते हैं इसमें, तो उसमें होता है। ये है सुप्रास्पाइनल टेंडिनाइटिस और रप्चर्ड सुप्रास्पाइनेटिस। तो ये असल में ये चीजें रिजेंबल करती हैं विद दे रिजेंबल विद द फ्रोजन शोल्डर। तो इनको डिफरेंशिएट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जो है वो कैप्सूल की इंजरी है। अदरवाइज ये जो चीजें हैं, क्या नाम है इनका, बर्साइटस, ये कैप्सूल के साथ रिलेट नहीं करता है, या एक्रोमिया क्लेविकुलर ये भी कैप्सूल के साथ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन पेन आपको उतरी होगी शोल्डर जॉइंट में। तो इसलिए ये रोटेटर, अब फिर ये रोटेटर कफ इंजरी, ये रोटेटर कफ का टियर आया हुआ है, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर, ये रोटेटर कफ है। इसके अंदर टियर आ जाए तो उसको कहते हैं रोटेटर कफ इंजरी। तो अब ये जो है, होल्ड फॉर अ मिनट। तो ये आप एक्सरे, आपको नजर आ रहा है एक्सरे? तो ये नजर आ रहा है एक्सरे भाई? यस सर। यस सर, आ रहा है। ये एक्सरे मैंने साथ साथ रखे हैं ताकि आप इनको बार बार देखते रहें। ये नॉर्मल एक्सरे है जिसमें ये सारी चीजें पॉइंट आउट की गई हैं कि ये क्या क्या है, सारा सारा बताया कि सुपीरियर एक्रोमियन है, ये वो स्टर्न एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, ये कोरोकॉइड प्रोसेस है, ये इसको आपने देखना है। फिर ये अनमार्क्ड है। असल में एक दफा आप उसको देखें, फिर उसके बाद इस तरह की डायग्राम लें, खुद उसको मार्क करें। ये सर्जिकल नेक, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, इधर होगी एनाटॉमिकल नेक, ये जॉइंट कैविटी, कोरोकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन, एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये स्पाइन, फिर यहाँ पे आ जाए स्कैपुला का बॉर्डर, मीडियल लेटरल बॉर्डर, ये स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो ये आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। ये सीटी स्कैन है, सीटी ये बल्कि ये एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मोर देन एक्सरे से आगे। इसमें ज्यादा डिटेल पता चलती है सॉफ्ट टिश्यू की। नाउ इट इज प्रेफर्ड ओवर एक्सरेज, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये एक्सरे से डिफरेंट होती है, ये ज्यादा प्रेफरेबल मेथड है टू स्टडी द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। तो ये जो है ना, अमूमन एमआरआई ही आप कराते हैं, जैसे स्पाइन की कराते हैं या नी जॉइंट की कराते हैं, इस तरह ये शोल्डर की कराई गई है। ठीक हो गया? तो इसको भी आपने देखना है।